Assalamualaikum. Welcome to MDCAT and ECAT classes in part 4. My name is Mohammad Munib Naeem. Now I'm going to start the exercise number 13. What is the angle of projection for which the range and maximum height become equal? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि आपने एंगल बताना है. व्हाट इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कौन सा प्रोजेक्शन एंगल है हमारे पास फॉर विच द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट बिकम, यानी कि जहाँ एक ऐसा एंगल बताइए जिसमें हाइट भी और रेंज, यानी कि हाइट और रेंज दोनों क्या हो, मैक्सिमम हो. तो दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए. कि हमारे पास एक ऐसा एंगल होना चाहिए जिसमें रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों का एंगल जो है वो क्या हो, सेम हो. ठीक है. तो यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले क्या करना है, आपके पास आपको सॉल्व में बड़ा सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का. आप क्या करें, रेंज का फॉर्मूला है R इजिकल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है इस. और हाइट का जो फॉर्मूला है हमारे पास H इज़ इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G. इन दोनों फार्मूलाज को आप इक्वल ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन क्या है कि रेंज एंड हाइट बिकम इक्वल. ये हमें जो है दोनों क्या है आपस में इक्वल हैं, तो आप इन दोनों फार्मूलाज को इक्वल में ले लेंगे. ठीक है. और उसके बाद जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा tan इनवर्स 4. ठीक है. ये वो एंगल है जिसमें रेंज एंड मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं. ठीक है. नंबर 14, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड्स विल बी. जो डिस्टेंस है हमारे पास, एक बॉडी जो है वो फ्रीली मूव कर रही है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है हमारे पास, फ्रीली मूव कर रही नीचे की तरफ आ रही है. ठीक है. और उसकी जो है टाइम क्या पूछा गया, आप उसका डिस्टेंस बताइए इन 2 सेकेंड्स में. 2 सेकेंड बाद जो है डिस्टेंस क्या होगा तो आपने वो मालूम करना है. तो आपके पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए की जगह जी पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन की बात करेंगे. एस इज इक्वल्स टू वी आई क्या होगा यहाँ पे, ज़ीरो होगा वी आई. क्यों? क्योंकि जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो हम कहते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, उसके बाद वो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है, फिर वो ग्राउंड पे आके गिरती है. ठीक है. तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो ज़ीरो है, तो एस इज इक्वल्स टू वी आई मतलब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टी ज़ीरो हो गया, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर था तो 1/2 जी क्या है हमारे पास 10 है या 9.8 है. ठीक है, कोई भी ले सकते हैं आप. और टी की जगह पर क्या आ जाएगा 2, तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर. ठीक है. और 20 भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है. तो आप जो करीब वाला आंसर होता है उसे टिक लगा लेते हैं. 19.6 मीटर इज दी करेक्ट आंसर. 15, फ्लाइट ऑफ अ रॉकेट इन दी स्पेस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश. देखिए, जो रॉकेट जो है जब फ्लाइट करता है, जो है वो स्पेस में जा रहा है, तो वो आगे की तरफ जब ही जाएगा जब इंजन जो है वो क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा. इंजन जब फोर्स लगाता है तो उसके वो एक्शन कहलाता है, उसके रिएक्शन में रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है. दिस इज़ दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है. नंबर 16, एट वॉट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज़ मैक्सिमम. वो कौन सा एंगल है जहाँ पर प्रोजेक्टाइल की जो है वो रेंज मैक्सिमम होती है. तो याद रखिएगा 45 डिग्री वो एंगल है जहाँ पर इस एंगल से जब भी आप प्रोजेक्टाइल को जो है वो जो है वो टेक ऑफ कराएंगे, आप प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे 45 डिग्री के एंगल से, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर्ड करेगी. ठीक है. तो ये 45 डिग्री इसका आंसर है. नंबर 17, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू. ठीक है. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है आपके पास, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल्स टू डैश. तो याद रखिएगा मोमेंटम को जब आप जो है डिवाइड करते हैं टाइम के साथ तो हमारे पास आंसर आता है फोर्स, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा है. वो रिलेशन क्या है, न्यूटन जो है हमारे पास फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल्स टू दी चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होगा हमारे पास, फोर्स कहलाएगा. नंबर 18, वाई बैलिस्टिक मिसाइल फेल्स इन सम सर्कमटेंसेस ऑफ प्रॉब्लम्स. बैलिस्टिक मोबाइल जो मिसाइल है वो फेल क्यों हो जाता है, क्या जो सर्कमटेंसेस हैं, जो उसकी वजूहत है कि वो प्रिसीशन में वो क्या उसकी मिसाइल फेल हो रहा है बार बार. ठीक है. तो अब हमारे पास जो है उसका रीज़न देखें, ड्यू टू देयर शेप की वजह से हो सकता है.
ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू एंगुलर प्रोजेक्शन, ऑल ऑफ दिस। देखिए शेप की वजह से भी अगर हो तो ऐसा हम फिर भी प्रोजेक्टाइल जो है आगे की तरफ मूव कर सकता है अगर शेप थोड़ा सा ख़राब होता है। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी तो वो प्रोजेक्टाइल जो है वो लाजमी फेल होगा। आप जहाँ पर उसे जो है हिट करवाना चाहते हैं वहाँ पर हिट नहीं करेगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस उसे रोकती है। तो ये मेन रीज़न है हमारे पास। शेप भी इसका रीज़न बनता है, लेकिन जो मेन रीज़न है, जो सबसे ज़्यादा करीब आंसर है, वो क्या, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। नंबर 19, अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डैश। जब भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करेगी तो क्या होगा, स्पीड चेंज होगी, नहीं होगी, लाजमी बात है, जब यूनिफॉर्म मूव कर रही है तो नहीं होगी। एक्सेलरेशन चेंज होगा, नहीं होगा, एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो रहेगा जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, मोशन की डायरेक्शन भी क्या है, चेंजेस कह रहा है, या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो डी है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, जहाँ देखिए ज़ीरो से था, अब वो जब आगे बढ़ता गया तो अब स्पीड कांस्टेंट हो गई। जब जहाँ से हम ओरिजिन पॉइंट कोई भी कंसीडर कर सकते हैं तो वहाँ से डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जा रही है, इस अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम दोनों के क्या क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है वो साथ साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात हो रही है, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। नंबर 21 के स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस। अब स्लोप यानी कि स्लोप क्या होता है, एक फॉर्मूले की मदद से हम निकालते हैं। और स्लोप क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, इसको बोलते हैं स्लोप। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम निकालते हैं वो क्या, उसकी मदद से क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो यहाँ का जो स्लोप है वो क्या है, एक्सेलरेशन। नंबर 22, विच लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये बहुत सिंपल है, हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते हुए आए हैं काफ़ी, ठीक है। नंबर 23, न्यूटन्स लॉ डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल्स। न्यूटन्स जो लॉज हैं वो डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल, कौन से पार्टिकल्स के लिए गुड नहीं है, देखिए वो पार्टिकल जो रेस्ट में है, नहीं, उस पर न्यूटन लॉ बिल्कुल अप्लाई होता है। मूविंग स्लोली मूव करने पे भी अप्लाई होता है। मूव विथ हाई वेलोसिटी, उस पर भी अप्लाई होता है। लेकिन मूव विथ वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि वो पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई वेलोसिटी से, कि वो स्पीड ऑफ लाइट के से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो उस पर जो है न्यूटन लॉ जो है वो गुड नहीं है। उस पर भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन डू नॉट होल्ड गुड फॉर पार्टिकल, वो गुड नहीं है इतना, ठीक है। नंबर 24, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ। तो याद रखिएगा फोर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जहाँ फोर्स वहाँ पर एक्सेलरेशन। तो यानी कि याद रखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो किसकी बात करता है, कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वो एक्सेलरेशन की बात करता है। नंबर 25, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो याद रखिएगा मास एंड वेलोसिटी दोनों पे मोमेंटम डिपेंड करता है। नंबर 26, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद। तो याद रखिएगा जब भी बॉडी जो है वो मूव करे स्ट्रेट लाइन में तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है कहते हैं कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड, यानी कि देखें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। डिस्टेंस कहते हैं दो पॉइंट के दरमियान का फासला, वो डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट भी यही कहते हैं, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी जाती है। और जब इसको फॉर्मूले के ज़रिए से निकालते हैं हम लोग, तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया। लेकिन ये वाहिद जहाँ पर जो है उसने क्या बोला, व्हेन अ बॉडी मूव्स, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट कॉन्साइड करेगा किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, क्योंकि यहाँ पर दोनों का पॉइंट सेम है, दोनों का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे, दोनों का डिस्टेंस सेम ही, दोनों के दरमियान फासला आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कॉन्साइड कब करता है, जब जो है वो स्ट्रेट लाइन से मूव कर रही हो बॉडी। नंबर 27 के मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट एक्सटेंड्स द टाइम ऑफ कॉलिजन, हैंस डिक्रीजिंग दी।
तो याद रखिएगा मोटरसाइकिल जो है वो उसमें हेलमेट यूज़ करते हैं हम लोग, हेलमेट वेयर करते हैं ताकि एक्सीडेंट के दौरान जो है हमारे कम से कम चोट लगे। उसका रीज़न ये होता है कि उसमें जब वो कोलाइड करता है हेलमेट के साथ, कोई भी ऑब्जेक्ट कोलाइड करेगा तो उसमें वो क्या करता है, एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन हैंड्स डिक्रीजेस दी, क्या डिक्रीज़ कर देगा, इम्पल्स को डिक्रीज़ कर देगा। यानी कि उसमें जो हमारे पास जो इम्पल्स है उसे क्या कर देगा, बहुत कम करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेफ्टी हो जाती है हमारे पास। ठीक है। ड्यूरिंग लॉन्ग जंप एथलीट रन्स बिफोर टेकिंग द जंप बाय डूइंग सो ही प्रोवाइड हिम अ लार्जर इनर्शिया डिक्रीज। तो हमारे पास देखिएगा ड्यूरिंग लॉन्ग जंप, जब एक एथलीट जब लॉन्ग जंप करता है तो वो पीछे काफ़ी दूर से भाग कर आ रहा होता है, तो उसका रीज़न क्या है, वो इंक्रीजेस हिज मोमेंटम, अपना मोमेंटम को बढ़ा रहा होता है ताकि वो पीछे से रनिंग करता हुआ आता है ताकि उसका मोमेंटम बढ़ता रहे और वो इतनी जंप करेगा तो फुल उसका मोमेंटम क्या हो, मैक्सिमम होना चाहिए। Number 29, a body is falling freely under gravity. How much distance it falls during an interval of time between first and second law of its motion? Taking g equals to 10. देखिए यहाँ पर बहुत ही जो है ना थोड़ा सा ट्रिक्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। एक बॉडी है जो फ्रीली मूव कर रही है, कैसे, उसने पूछा कि बताइए बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया एन इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड्स, पहला और दूसरा जो है सेकंड के दौरान एक बॉडी को जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, गिर रही है, तो कह रहा है पहले सेकंड और दूसरे सेकंड के दरमियान में उसने कितना टाइम कवर किया। तो आपको यहाँ पर जो काम करना है वो क्या करेंगे, पहले आप S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। वी आई ज़ीरो है क्योंकि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही कि आप जब ऊपर से बॉडी हम कहते हैं फ्रीली मूव कर रही है तो बॉडी ऊपर से जब नीचे आती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, फिर बाद में वेलोसिटी बढ़ती है। तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो वी आई टी ज़ीरो हो गया, 1/2 जी टी स्क्वायर, तो 1/2 जी की जगह पे 10 लिखा आपने और टी की जगह पे पहले काम करेंगे फर्स्ट सेकंड के लिए, तो टी की जगह पुट कर देंगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 10 डिवाइड बाय 2 तो 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसके लिए, जब हम फर्स्ट सेकंड का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर यही काम हम करेंगे सेकंड डिस्टेंस के लिए, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वी आई टी फिर ज़ीरो है यहाँ पर, वो फिर क्या रह जाएगा 1/2 जी की जगह पर लिख देंगे 10, टी की जगह पुट करेंगे अब 2 पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो 10 डिवाइड बाई 2 करा था 5 आया था, 5 4 द 20, तो हमारे पास 20 आ गया। सेकंड जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो दूसरे सेकंड पे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 20 और पहले सेकंड में जो आ रहा था वो आ रहा था 5, तो आप क्या दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑफ सेकंड माइनस डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट, तो आपके पास आएगा 20 माइनस 5, तो आपके पास आ जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ पर 14 है, 20 है, 5 है, 25 है, तो 15 के करीब कौन सा है 14, तो 14 इज़ दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नंबर 30 पे क्या होगा, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज डैश, तो यूनिट का जो हीट का जो यूनिट होता है, हीट इज़ दी फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म है, तो एनर्जी का यूनिट जूल है, तो यहाँ पे एसआई यूनिट हीट का क्या है, जूल है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रख लेंगे। आज हमने 15 से तकरीबन 16-17 MCQ हमने डिस्कस करे हैं। बाकी हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें फर्दर हम 15 to 20 और डिस्कस करेंगे। ये वो MCQs हैं, ये अगर आपने इनको जो है सॉल्व कर लिया और इनको अच्छी तरीके से आपने इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया तो आपके लिए एंट्री टेस्ट में, ये MCAT कैट के टेस्ट में आपको जो है बिल्कुल भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस बिल्कुल ही आसानी से आप MCQs को कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी आप लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इससे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके।